हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा चैप्टर नंबर जो 6 है आपका वो फिनिश हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 7, ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, वो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 7 है वीवर आयरन मेकिंग फैक्ट्री ओनर, यानी बुनकर लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक, ठीक है, कि बुनकर लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक। ये चैप्टर नंबर 7 है हिस्ट्री का। इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहते हैं, क्योंकि जो औद्योगिक क्रांति है वो ब्रिटेन से ही शुरुआत हुई थी औद्योगिक क्रांति की, इसलिए ब्रिटेन को दुनिया का औद्योगिक कारखाना है वो कहते हैं। भारतीय कपड़ा और विश्व बाजार। देखो भारतीय जो कपड़ा है, भारतीय कपड़े की विश्व बाजार में, या ये हम कहें कि यूरोपीय बाजार में बहुत ज्यादा मांग थी। यहाँ का कपड़ा है वो बहुत ज्यादा अच्छी किस्म का होता था और उसकी जो मांग है यूरोपीय बाजार में ज्यादा रहती थी। अब भारतीय कपड़ा और विश्व बाजार। भारतीय कपड़े लंबे समय से, यानी भारत का जो कपड़ा था वो लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक, यानी बिल्कुल छोटा छोटा बारीक कारीगरी, यानी उसके ऊपर कारीगरी बहुत अच्छी है वो होती थी, यानी बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। कि भारत का जो कपड़ा है वो अब लंबे समय तक अपनी अच्छी गुणवत्ता, अच्छी क्वालिटी और बारीक कारीगरी के लिए, कि उसके ऊपर बहुत माइनर है वो कारीगरी, जैसे हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर वर्क है वो किया जाता था, दुनिया भर में मशहूर थे। इन कपड़ों को विदेशों में बहुत पहचान मिली थी, और भारत का जो कपड़ा था इनको विदेशों में बहुत ज्यादा पहचान है मिली थी, या इनको ये कह सकते हैं हम कि खूब पसंद है वो किया जाता था। शब्दों में इतिहास छिपा है, कि शब्द हैं जो वर्ड होते हैं उन्हीं में आपका जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो छिपा रहता है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा, कि यूरोप के जो व्यापारी थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूदा इराक के, कि अब फिलहाल जो इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास रखा था। यानी मौजूदा इराक एक कंट्री है, उसमें मोसूल एक शहर है, कि इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास भारतीय कपड़े को रखा था। इसलिए इन कपड़ों को मसलिन, या ये कम कहें कि मलमल कहने लगे, इसलिए इन कपड़ों को मुस्लिन या मलमल है वो कहने लगे। मसालों की तलाश में क्योंकि भारत के जो मसाले हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं, तो जब दुनिया के लोगों को ये पता चला कि भाई भारत नाम की कंट्री है और उसके जो मसाले हैं वो बहुत अच्छे किस्म के होते हैं, तो मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाल भी एक कंट्री है, पुर्तगाल से जो लोग आए थे उनको पुर्तगाली कहा गया, कि पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम, अब देखो ये 4 डायरेक्शन होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो ये हो गई साउथ वेस्ट, ये हो गई साउथ ईस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो पहली जब पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम, अब ये वाली डायरेक्शन दक्षिण पश्चिम, ठीक है, भारत की जो डायरेक्शन है, अगर हम भारत के मैप में देखेंगे तो उसमें दक्षिण पश्चिम में भारत में केरल के तट पर, दक्षिण पश्चिम में भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला, कि वो समुद्र के रास्ते से आए थे और भारत में केरल के तट के ऊपर, भारत के दक्षिण पश्चिमी डायरेक्शन में केरल के तट के ऊपर कालीकट में अपना डेरा है वो डाला। कालीकट से निकले शब्द को कैलिको, यानी कालीकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको कहते हैं, और उसके बाद में जो हर तरह का जो सूती कपड़ा होता है, कॉटन का कपड़ा होता है, उसको कैलिको कहते हैं। छापेदार, छापे मींस उनके ऊपर जो छापे लगे हुए थे, ठीक है, छापेदार सूती कपड़े को व्यापारी स्टंज, कोसा और बंडाना कहने
कहते थे। यानी छापेदार जो छापे बने हुए होते थे उनके ऊपर एक डिजाइन सा होता था, उसको छापा कहते थे। छापेदार कपड़े को जो व्यापारी हैं वो कोसा, स्टंज और बंडाना कहते थे। हिंदी में इन्हें छींट कहते थे। हम छींट से, जैसे कि ये डॉट डॉट से, ठीक है, ये डॉट डॉट से बने हुए कपड़े होते थे, इनके ऊपर डॉट का डिजाइन होता था, इसको छापा है वो कहा जाता था, यानी छींट। ठीक है, छींट कहते थे हिंदी में इनको। 1680 के दशक में, यानी 1680 के दशक में इन कपड़ों की मांग यूरोप में काफी बढ़ गई थी। कि 1680 के दशक में जो भारत के जो छापेदार कपड़े थे, उस कपड़े की मांग यूरोपीय बाजारों में बहुत ज्यादा है, वो बढ़ गई थी। बंडाना शब्द का इस्तेमाल, अब जो बंडाना, ये कपड़े को कहते थे, बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलीबंद के रूप में किया जाता है। यानी बंडाना शब्द का इस्तेमाल, जैसे हम कह सकते हैं मफलर, ठीक है, गुलीबंद, उसी को बोलते हैं गुलीबंद, मफलर को। ठीक है, बंडाना शब्द का इस्तेमाल छापेदार बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले, चटक होता है कि डार्क कलर, चमकीला एक तरह से, चटक रंग के छापेदार गुलीबंद के लिए किया जाता है। इन्हें बांधने या रंगसाजी की विधियों से ही बनाया जाता था। इनको बांधने या जो रंगसाजी की जो विधियां थी, जो टेक्निक थी, उनसे ही बंडाना को बनाया जाता था। अन्य कपड़े कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यूरोप के बाजार में भारत का जो छापेदार या ये कह सकते हैं छींट वाला जो कपड़ा था, उसकी बहुत ज्यादा मांग थी। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने, यानी 1720 में इंग्लैंड सरकार ने छापेदार सूती कपड़े, जिसकी यूरोप के बाजार में बहुत ज्यादा मांग थी, क्योंकि भारतीय जो कपड़ा है वो अपनी गुणवत्ता के लिए और बारीक काम के लिए है, वो पूरे विश्व में विख्यात था, यानी प्रसिद्ध था, पॉपुलर था। कि छापेदार सूती कपड़े छींट पर पाबंदी लगा दी, यानी उसके ऊपर उन्होंने, इंग्लैंड सरकार ने है वो बैन लगा दिया। इस कानून को, यानी जो छपाई के लिए जो एक कानून बनाया गया, उस कानून के तहत भारतीय जो छींट का कपड़ा था उसको इंग्लैंड में पाबंदी है वो लगा दी गई। इस कानून को कैलिको अधिनियम भी कहा जाता था। सफेद मलमल या बिना मांड वाले, अब सफेद मलमल, मलमल मीन्स कपड़ा होता है मलमल, ठीक है, सफेद मलमल या बिना मांड वाले, मांड वाला ऐसा होता है कि जैसे उसमें ये कह सकते हैं कि मांडी सी टाइप की रहती है, कि जब हम नया कपड़ा लाते हैं तो थोड़ा सा हार्ड सा रहता है, जब हम उसको पहले पहनने से पहले हमेशा ही कहा जाता है कि आप उसको वॉश कर लीजिए। उसको वॉश करने से क्या हो जाता है कि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जो मांडी होती है वो निकल जाती है, वो मांड होता है वो निकल जाता है। कि मलमल या बिना मांड वाले, बगैर मांड वाले कारे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। यानी बिना मांड वाले कपड़े के ऊपर इंग्लैंड में ही भारतीय कपड़े के ऊपर जो डिजाइन है वो छापे जाने लगे। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी, ये एक मशीन का नाम है, स्पिनिंग जेनी मशीन का है, वो उन्होंने आविष्कार किया। 1768 में रिचर्ड आर्कराइट ने, कि 1768 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने औद्योगिक क्रांति को और भी ज्यादा बल है वो मिला, क्योंकि अब जो काम है वो वास्प से चलने वाली मशीनों के माध्यम से किया जाने लगा। यानी तकलियां हैं वो वास्प से चलने लगी, वास्प की मशीन से वो चलने लगी, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप दे दिया। यानी जो तकलियां हैं जो जिनके ऊपर कपड़ा बुना जाता था वो अब वास्प से बने इंजन से चलने लगी और वो काम है वो तेज हो गया। तो उसने सूती कपड़े के क्षेत्र में क्रांति है वो ला दी, यानी उसमें बहुत ज्यादा तेजी है वो आई। कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले, अब जो कंपनियां हैं यानी यूरोपीय कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी, ठीक है, सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। यानी चांदी देती थी और उनके बदले में सूती और रेशमी कपड़े है वो खरीदती थी।
अब देखो इसमें है कि बुनकर कौन थे, बुनकर लोग कौन थे, बुनकर लोग वो थे बुनाई का काम करने वाले कारीगरों को ही बुनकर है वो कहा जाता था, यानी जो कपड़े बुनने का जो काम करते थे उनको बुनकर है वो कहा जाता था। अब बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे, ठीक है, बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व केकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे, यानी ये जो समुदाय है वो कपड़ा बुनने के लिए प्रसिद्ध थे, फेमस थे, यानी ये अच्छे कारीगर थे कपड़ा बुनने की कला में। ये जो समुदाय के लोग हैं ये दक्ष थे, ये ट्रेंड थे। सूत काटना पहला कपड़ा उत्पादन का पहला चरण था, यानी सूत यानी रुई को काटना है, उसको मोटे धागे में काटना है, वो कपड़ा उत्पादन का पहला चरण था, यानी फर्स्ट स्टेप था। और सूत काटने का काम है वो महिलाएं हैं करती थी, ठीक है। बुनाई का काम पुरुषों का था और उस सूत को बुनने का यानी कपड़े में उसको बनाने का जो काम था वो पुरुषों का था। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को यानी छपाईदार छापे वाला कपड़ा बनाने के लिए बुनकों को चिपड़ीमार नामक मादिर कारीगरों की जरूरत थी, यानी ये जो कारीगर थे ये छपाई के काम में दक्ष थे, इसलिए बुनकरों को इन कारीगरों की आवश्यकता है वो पड़ती थी। और वो एक अच्छा कपड़ा है वो बनाते थे जो यूरोप के बाजार में बहुत पसंद है वो किया जाता था।